हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो भाई 13 अप्रैल को आपका इंडिया 125 का पेपर हुआ था, आप सभी को पता होगा। अब उसमें क्या हुआ है, इस सी डी यूपीएससी ने आपके पेपर में फिजिक्स के कुछ सवाल पूछे हैं। चूंकि फिजिक्स इस बार की बहुत ही आसान आई है, लप्पू सी आई है, बिल्कुल भाई लप्पू सी, कसम से बता रहा हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लाओ, यहाँ पर आप अच्छे सवाल बनाओ, कैलकुलेटिव बनाओ, जैसा कि आपने लास्ट ईयर किया था। आपने लास्ट ईयर में काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल पूछे हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं, पास्ट ईयर्स में भी पूछे हैं। उन सवालों को थोड़ा सा लाओ तो अच्छा लगता है। देन एज एन एजुकेटर और स्टूडेंट दोनों फील करते हैं कि हाँ यहाँ पर हमने पढ़ाई की तो हमें अच्छा लगता है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर बातें नहीं करना है। डोंट क्राई ऑन दी स्पिल्ड मिल्क। वी हैव गिवन दिस क्वेश्चंस एंड चलो करते हैं भाई, और क्या। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोगों के पास में 127 नंबर, ये रहा 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम, ये हमें दे रखा कूलाम। तो जब भी न्यूमेरिकल आया, हमने आपको लेक्चर में एक ही लेक्चर तो लिया, 2 लेक्चर ही लिए थे भाई, उसी में से बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना। तो 2 कूलाम चार्ज अगर दे रखा, तो हमने बताया था आपको कि अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो आप सिंपल क्या करो, पहले तो उसका डाटा केवल लिखो। तो क्यू इक्वल टू हमें 2c दे रखा है, वर्क हमें आगे दे रखा है 24 जूल। ठीक, हमने लिख लिया 24 जूल। पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को हम अभी फिलहाल के लिए एक ही मान के चलते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, W/Q, मतलब कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारा यहाँ से V हमारा क्या आ जाएगा, V बोले तो वोल्टेज, W बोले तो 24, 2 कूलाम इक्वल टू 12 वोल्ट। आंसर हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 ये रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, 128 में दे रखा है 2 कंडक्टिंग वायर हैं जिनका सेम मटेरियल, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी सेम है दोनों की। ठीक है, इक्वल लेंथ मतलब कि L इक्वल टू L है और उनका डायमीटर भी इक्वल है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो R है और दूसरा जो R है वो R1 R2 इक्वल है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। क्योंकि जब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है रो L/A। एक की रेजिस्टेंस, एरिया और रेजिस्टिविटी तीनों सेम है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा R1 R2 इक्वल है, तो हम इसको एक रेजिस्टेंस मानते हैं R। ठीक है, 2 हो गए तो R हो गए। इसको पहले सीरीज में लगाया तो हमने कहा R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या आएगा, तो R ऐसे हम लिख लेते इक्विवेलेंट R1 R प्लस R, मतलब 2 रेजिस्टेंस है तो सीरीज में ऐड हो जाते हैं, 2R आ गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसको पैरेलल में लगाया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, नहीं पहले पैरेलल में लगाया फिर सीरीज में लगाया। तो ठीक है, पहले पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में क्या करेंगे, 1/R प्लस 1/R। भाई पैरेलल में क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर हो जाएगा R/2। कब आ जाएगा, ये हमारा सीधा R इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर से इसको काट के क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल से कंडीशन, हमारा R पैरेलल कंडीशन में आ रहा है R/2। अगर आपको याद हो तो हमने सीधा एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी सीरीज में सेम रेजिस्टेंस पूछा जाए और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो n इंटू आर कर देते सीधा। और जब भी पैरेलल में पूछा जाए सेम रेजिस्टेंस हो तो कुछ ना करो, r को n से डिवाइड कर दो। n की वैल्यू यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है तो R/2 हो गया, यहाँ r की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का खेला। आप देखते हैं सवाल में पूछा है हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट हम जानते हैं हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब होता है आई पावर इंटू टाइम, पावर होता है VI या फिर I² R या फिर V²/R। क्योंकि इसने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, रेजिस्टेंस की बात की, तो हमें फॉर्मूला याद आता है V²/R इंटू में टाइम। ठीक है, आप सोचो वोल्टेज सेम है, टाइम सेम है, दोनों के लिए हीट भी सेम होनी चाहिए, नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज है, नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज है। तो हम पहले हीट मानते हैं पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए क्या लिखोगे, V²। R क्या होगा, पैरेलल वाला, पैरेलल में R कितना, R/2 है, ये देखो लिखा निकाला अभी R/2 और टाइम का टाइम नहीं दिया। ठीक है, फिर हम हीट लिख रहे हैं सीरीज वाली, तो हीट सीरीज का मतलब V², क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, R इसमें कितना है 2R है, इंटू में टाइम रखा, दोनों का एक ये है एक ये, दोनों का रेशियो निकालो। उसने कहा रेशियो निकालो भाई, तो हमने रेशियो निकाला, ऊपर रखना है हीट पैरेलल में तो हीट पैरेलल, अपन नीचे रखना हीट सीरीज, इस इधर लिखा V² इंटू में टाइम अपॉन में R/2, बड़ा सा हमने अपॉन लगाया V² अपॉन में 2R इंटू में टाइम, V², ये V² गया, ये वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं क्या, 2R अपॉन में R/2, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 4R अपॉन R से R कट गया तो 4/1, जो कि 4:1 दे रखा है सवाल में, आंसर में। ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत कठिन है, थोड़ा सा लेंदी है, ऐसा सवाल हमने करवाया है आपको 1 शॉट में। ओके, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड करंट कैरिंग
स्टेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट, इसके भीतर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? तो याद करो सोलेनॉइड क्या होता है, एक हम लोगों का होलो सिलेंडर टाइप का होता है जो कि आसपास आसपास ऐसे कॉपर वायर से कॉइल होता है। इसमें जब कॉपर वायर में करंट चलता है तो हमारी यहाँ से क्या होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि हमको पता है कि व्हेनेवर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। और हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होती है कैसे होती है, पैरेलल होती है और यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है? पैरेलल एंड यूनिफॉर्म होती है भाई। तो कैसे होगी, पैरेलल होगी और यूनिफॉर्म होगी, बस खत्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। एक मिनट इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं ना। ये पता नहीं इसने क्या लगा रखा भाई, कुछ तो इसने कर रखा है। तो ये भाई जिसका भी पेपर है उसका हमको नहीं पता क्या किया है उसने, हो सकता है उसने उसके आंसर सही भी हो सकता है उसके आंसर गलत हो। चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं u = 12 है, ठीक है। उसकी कुछ समय बाद क्या होता है कि वो रेस्ट पे ले आता है, मतलब कि रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी, ठीक है। और एज उसने डिस्टेंस जो चला है वो चला है 45 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है, याद करो जब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों की इक्वेशन होती है जो तीसरी वाली होती है v² - u² = 2as। u पता है, v पता है, h पता है, a निकल आएगा, निकाल दो भाई। माइनस का 144, u का 12 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2 × s कितना 45, खत्म। डिवाइड दो भाई, कितना आएगा माइनस का, ये 90 हो जाएगा, 144/90। 9 से डिवाइड दे दिया तो कितना आ गया, 9 1 जा 9, 5 बचा, 9 6 जा, और चूंकि 90 था 10 से डिवाइड देना पड़ेगा तो आखिर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। माइनस का आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप कर रहे हो, रिटार्डेशन मतलब स्पीड डाउन कर रहे हो। गाड़ी में एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेट करते हो, जैसे उसको बढ़ाते हो तो गाड़ी स्पीड होती है, जैसे उसको कम करते हो तो अपने आप स्पीड कम होती है, तो वो रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो रिटार्डेशन है तो साइन अपोजिट आएगा बस। जो जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या है, तो जी दो तरीके की होती है, एक ये जी होती है, कैपिटल जी होती है। अब ये जी आता कहाँ, तो एक फोर्स दिया था न्यूटन साहब ने, यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स दिया था, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा एक फोर्स की वैल्यू उन्होंने निकाल के दी थी, और उसमें हमारा जी जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है दो बॉडी का मास, और अपॉन में होता है आर बोले तो उनके बीच की डिस्टेंस, असल में उनके बीच की नहीं, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, लेकिन जनरलाइज सेंटेंस में हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जी कहाँ से आ गया, मतलब इस जी की जो एसआई यूनिट है वो कहाँ से आएगी, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, सिंपल सा क्या करो, बाकी सबके एसआई यूनिट रखो, इनकी ना रखो, मतलब समझाते हैं। हमने क्या कहा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, जी की निकालना रहने दो, एम की केजी, मास की केजी, मीटर रेडियस नहीं, डिस्टेंस किसमें मेजर करोगे, मीटर, इधर भेज दो न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर आएगा, अपॉन में केजी स्क्वायर इक्वल टू में जी, तो बस यही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। स्मॉल जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन है तो इसकी एसआई यूनिट वही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ में 0 हो जाता है। ये सीडीएस 125 का क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है दो बॉडी हैं जिनको हम लोग अनइक्वल मास है, इनको गिराया है किसी भी टावर से इक्वल हाइट से, क्योंकि टावर है तो इक्वल हाइट है, तो हमारा बताओ उनके पास में क्या इक्वल होगा। एक्सेलरेशन अभी बता के ऊपर आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होती है वो दुनिया भर में सेम रहती है, असल में इसकी वैल्यू थोड़ी कम ज़्यादा होती है ड्यू टू जो बल्ज आउट है हमारी अर्थ, उसकी वजह से। कैसे कम होती है, जो पोल होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, और जो क्या नाम है इक्वेटर होता है वहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है, बस बताने के लिए हमने बता दिया। हम कह रहे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट हमारे अर्थ पे हर जगह सेम होती है, लेकिन 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 हवा में क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ होता है कि हमने ये चीज़ मतलब बहुत पहले हमने ये चीज़ करके दिखाई भी थी, मतलब आप अभी इंटरनेट पे या फिर कहीं पर भी डालोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कोई भी दो बॉडी उठाओ, यहाँ पर एक छोटा सा अपना आसपास का पेन ले लो और बगल में एक बड़ा सा फोन ले लो, दोनों का मास में अंतर है। अभी कर सकते हो ये काम, फोन को थोड़ा साइड में रख लो, बंद कर लो, उसके बाद ऐसे करना, दोनों को एक इक्वल हाइट पे ले जाना और नीचे फेंकना। फेंकने मतलब नीचे गद्दा लगा लेना, नीचे फेंकोगे दोनों टाइम सेम टाइम में गिरेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी एस होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ut + ½ at स्क्वायर होता है। यू को अगर हम एक्सेलरेशन यू को हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के चले तो हमारा क्या होगा, ½ at स्क्वायर। टाइम तो छोड़ दो, एक्सेलरेशन हमारा ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, ना कि मास पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है,
डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो सेम रख रहा है, सेम हाइट से फेंक रहा है ना, सेम हाइट है, तो इसलिए हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है। इतना डीप में कॉन्सेप्ट में अगर आपने समझ लिया है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, वरना आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको और डीप में समझाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स इस तरीके से भी समझी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड के ऊपर एक सिंपल सा पूछा गया है सवाल। देखिए अगर आपको ये नहीं आता तो हम बता देते फॉर्मूला कैसे बनता है। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक अच्छा 5 का स्टूडेंट बता सकता है भाई। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यहीं रहने दें, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस आपको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर जब भी साउंड की बात हो रही थी, कब, जब साउंड की बात हो रही होती है, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, साउंड बाई इंडिया की जर्नी डाल सकते हो, या फिर इसी चैनल में आप जाओगे नीचे आपको मिल जाएगा साउंड का एक लेक्चर, या फिर आप वन शॉट देख सकते हो। देखिए डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ से डिनोट करते हैं, हम वेवलेंथ को डब्ल्यू से डिनोट करें, वरना दुनिया इसको डिनोट करती है लेमडा से। लेमडा पता है होता है ऐसा कुछ है, दोस्त हमारे ऐसे बनाते थे, वो टेढ़ी टांग बनाते थे, पता नहीं क्या मतलब, क्या बताएं, उनकी बुद्धि टेढ़ी थी, है मतलब अभी भी कहीं कहीं नहीं है। अब देखो एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम उल्टा होता है, तो नीचे टाइम है, 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, बस खत्म। स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी गलत, स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी गलत, स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी सही, खत्म। समझे कुछ बाबू भैया? आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाए तो बता देना, स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की। अगला क्वेश्चन हम लोगों से दिया गया सिंपल पेंडुलम है जो कि इंक्रीज कर दिया गया लेंथ को इंक्रीज किया गया है 4 टाइम्स, तो बताना है, और मास को डबल कर दिया गया। याद रखना जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है 2π√L/g, मतलब कि हमारा टाइम पीरियड है, मास ऑफ द स्टिंग, ये हमारा पेंडुलम है, इसके मास पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये चाहे यहाँ पर तुम लटक जाओ और चाहे तुम अपने छोटे से भतीजे भतीजी के लटका दो, उसका वजन कम है। दोनों की जो टाइम पीरियड, यहाँ से जाने में यहाँ पर, यहाँ से जाने में यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में सेम ही टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? करके देख सकते हो, अभी अपने फोन में धागा बांधो और अपने एक पेन में धागा बांधो, इधर से ले जाओ इधर, टाइम अगर नोट कर पाओ स्टॉप वॉच में तो करना, सेम टाइम पीरियड आएगा। तो मास पे हमारा नहीं डिपेंड करता। हाँ ये लंबी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी बाबू भैया, समझे क्यों? क्योंकि इसको अब क्या इतना ही जाना पड़ा और इसको इतना जाना पड़ा, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लॉजिकल हो जाओ, ऐसे टाइम पे तुरंत लॉजिकल हो जाएगा, छोटा झूला टांगा तो दूरी कम होगी तो जल्दी वापस आ जाएगा घूम के, आगे गया पीछे गया फिर वहीं पर आगे मीन पोजीशन पे। इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं, या ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है जो इधर कॉर्नर में होती है, ठीक है। आगे आते हैं, तो क्वेश्चन उसने कहा है टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड पहले तो यही रहेगा। अब क्या लेंथ उसने ट्वाइस कर दी, तो लेंथ हमारी नहीं 4 टाइम्स हो गई, तो 4L हो गई अपॉन में जी। 4 को आगे ले आओगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 2πL/g। 2πL/g तो पहले का टाइम पीरियड था तो उसका क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो 2:1 ट्वाइस। अरे यार पहले का टाइम पीरियड था T, आपका टाइम पीरियड T1 मान के चल रहे हैं, आपका टाइम पीरियड हो गया 2 पहले का टाइम पीरियड था 2π√L/g और आपका टाइम पीरियड हो गया 2 × 2π√L/g। इससे ये गया 1/2 आ गया क्या रेशियो। अब उसने पूछा है कि नया का ऊपर पूछा, हमने ऊपर लिखा है, पुराने वाले का तो उल्टा हो जाएगा, रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो आगे आते हैं, उसने पूछा कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो देखो दुनिया में हमारा जो चार्ज होता है उसका कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन बोले तो नहीं भाई कुछ गलत नहीं समझना है, समझना है यहाँ पर ये कंजर्वेशन मतलब होता है कोई भी चीज़, वो चीज़ बनाई नहीं जा सकती ना ही बिगाड़ी जा सकती, उसको क्या कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चार्ज भी हमारा कंजर्व ही होता है, ये देखो कंजर्व और यहाँ पर वो कह रहा डिस्ट्रॉय, तो ये दोनों ऑप्शन आपस में ही कॉन्ट्रास्टिंग है, इन्हीं दो में से आंसर होना चाहिए था। अगर आपने ऐसा ढूंढा था तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ऑप्शन हमारा चार्ज को ना बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यही गलत हो गया, खत्म। अब उसने पूछा अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है जब भी सनलाइट इंटर करती है। सबसे पहले तो सनलाइट भाई साहब हमारी जो आती है सन से ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर इसको मिल जाता है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ऐसे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है ना, 7 लेयर होती है ना, याद है? तो यहाँ पर हमारे नहीं 7 का 5 ही होती है, ठीक है यार, उसको देखने वाली बात है। हम कह रहे हैं यहाँ पर लेयर्स वाइज में आई, उसमें बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग लेयर में, अलग अलग स्पेयर्स में, लेयर्स में नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग है। तो क्या होता है कभी लाइट ज़्यादा स्कैटर का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल ने लाइट ली अपने अंदर और उसको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फेज में इमिट कर दिया, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग। अब क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल्स हमारे लाइट को अपने अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं इमिट कर देते हैं लाइट को बाहर, अपने से बाहर निकाल देते लाइट को। वो क्या करते हैं कि जो ब्लू लाइट है उसको सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं या फिर स्कैटर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर करते हो, रेड लाइट को कम स्कैटर करते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे नहीं याद है तो हम याद करो जरा, वो हमने जो आपको ग्राफ एक बताया था उसमें हमने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, नॉर्मल सी बात है। अब याद करो बिब्योर, ये ब्लू ज़्यादा आ रहा, यहाँ कम आ रहा, रेड कम आ रहा है? तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी
ज़्यादा, तो हमारा ये स्कैटर कम होगा। खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये स्कैटर कम होगा। अगला आता है सॉलिड बॉडी पार्शली और कंप्लीटली इमर्ज इन अ फ्लूइड। आप देखो यहाँ से वो तो खत्म ही हो गया, उसने कहा या फिर आधा डुबो या फिर पूरा डुबो, तो बाकी चीज़ें नहीं सोचनी है। सोचना क्या है कि उसने फोर्स पूछा है कितना लगेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा यार, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज के साथ कह के गए हैं कि जो फोर्स ऑफ बुओयेंसी होती है वो हमारी इक्वल होती है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। आप देखो तो भैया ये वाटर कितना डिस्प्लेस कर रहा, तो हमने कहा यहाँ से ऐसे निकाल लो ना इसे। ये हमारा टब है, मान लो यहाँ पर कोई एक लड़की पहले गई, भीतर डूब गई, डुबाते नहीं है मतलब कि ऐसे नीचे जाती है, ठीक है। नाम ले लेते हैं उसका, क्या क्या स्वामी नाम ले लेते, ठीक है। एक लड़की यहाँ पर है, ये कौन है, ये है रिया, ठीक है। रिया क्या है, मोटी तारी खाते पीते करती है, ठीक है। ये नीचे डूबी तो ऐसे नीचे जाएगी, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी, ज़्यादा जगह लेगी, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ तो ज़्यादा उसका वेट होगा, किसका, पानी डिस्प्लेस का। जो पानी आसपास हटा वो ज़्यादा हटेगा, तो नॉर्मल सी बात उसका वेट ज़्यादा होगा। स्वामी है भाई, बिल्कुल फिट मॉडल टाइप की, तो उसने पानी कम डिस्प्लेस किया, तो इसके ऊपर फोर्स जो बुओयेंसी फोर्स होगा एफ ऑफ स्वामी लेस होगा एफ ऑफ रिया से। ये बुओयेंसी फोर्स है। अच्छा, बुओयेंसी फोर्स का क्या, कोई बुओयेंट फोर्स का एक कोई फॉर्मूला भी आता है। बुओयेंट फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो क्या, कि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कि हमें लिखना होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था सीडीएस 125 में, जो अभी हुआ है 13 तारीख को। तो आप याद रख सकते हो कि एनडीए वालों बस आप कमर कस लो कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एनडीए में। हम बताएं थे कैसे आता है, तो देखो इधर पे एफ इक्वल टू एम में होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बस खत्म, यहीं से ये रिप्लेस कर दिया गया है। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। उसने कहा कॉपर वायर है जो जिसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, ट्वाइस कर दी गई है, उसकी रेजिस्टिविटी बताओ। भाई रेजिस्टिविटी चीज के बताया था कि रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मटेरियल पे। अब पता चला कॉपर से तुमने सिल्वर वायर ले आए तो उसकी तो रेजिस्टिविटी कम ही होगी ना भाई मेरे, तो हो सकता है तुमने टेम्परेचर घटा दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो उसके अंदर है उसका मूवमेंट बढ़ करके जाएगा, वही रेजिस्टिविटी होती है। असल में रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल ही हमारी रेजिस्टिविटी होती है। चलिए, तो हमारी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। उसने कहा डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होती है जो एक रेशियो डिनोट करती है। तो स्ट्रेन हमारा हो जाए, क्योंकि ऊपर भी इसमें स्ट्रेस होता है, नीचे भी स्ट्रेस, या फिर ऊपर ही प्रेशर नीचे भी प्रेशर, खत्म। जैसे हमारे हमने कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी रहेगी नीचे भी डेंसिटी रहेगी, तो इसकी क्या डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट चली गई है, एक नंबर आ जाएगा 5, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है ना, तो इनके ऐसा यूनिट नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान था। देखिए भाई साहब, मैं तो ऐसा कहूँगा, एक मिनट मैं गौतम गंभीर जैसे साउंड क्यों कर रहा हूँ। ओके, रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ हाँ। चलिए, तो क्वेश्चन को कह रहा है कि अ सिस्टम डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है कि आसपास से कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती है भाई, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती है एडियाबैटिक सिस्टम में। इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो थर्मोफ्लास्क। ये हमने थर्मोफ्लास्क अपने वीडियो में बता भी रखा था बहुत अच्छे से, क्यों कैसे क्या काम करता है। तो एडियाबैटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल, क्योंकि उसके अंदर जो चाय रखी वो गर्म रहेगी, पानी ठंडा रहेगा। अगर वो एक्सचेंज ऑफ हीट करे तो ठंडा पानी की जो कोल्डनेस है या फिर बाहर की जो हीटनेस है वो अंदर आ जाए, हीट नहीं आ पाती ना, क्योंकि वो एडियाबैटिक सिस्टम होता है। अब नॉन एडियाबैटिक कैसी होती है, नॉन एडियाबैटिक हमारी जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सके, हीट का एक्सचेंज हो सके, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हो, इसमें एग्जांपल हो सकता है पॉट घड़ा, पॉट घड़ा, घड़े में से देखो अंदर का पानी जो होता है ना वो इवेपोरेट होता रहता है थोड़ा थोड़ा बाहर, वो अपने अंदर की हीट बाहर निकालता है, सराउंडिंग से जो कोल्डनेस होती है वो ले लेता है, कभी पानी को ठंडा रखता है, समझा। इक्विलिब्रियम का तो कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बनता। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमारी बैलेंस हो, यहाँ पर जो चीजें होंगी वो बैलेंस होंगी। अगला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम। ये एक्स और वाई है, वैक्यूम में हमारी क्या है वाई, और कार्बन में हमारी कार्बन में क्या है एक्स है। ये बताओ दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ, सबसे तेज कोई चीज है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। वैक्यूम का मतलब जहाँ कोई पार्टिकल ना हो, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट वी यू वाई सबसे ज्यादा होगी, तो वाई सबसे ज्यादा है एक्स से, बस खत्म। क्या क्वेश्चन बनाए, वाह 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 वाह। ये क्वेश्चन देखने के बाद तो कसम से बता रहे हैं न्यूटन साहब 2-3 बार खत्म हो चुके होते। कह रहे होंगे माना इंडिया का पेपर ले रहे हो, पर बच्चा 12th की फिजिक्स पढ़ के आया, कुछ तो शर्म कर लो भाई मेरे। फिर बनाएंगे ऐसा पेपर जैसे अग्निवीर एक्स एंड वाई में बनाते हैं, जिसमें 7 नंबर आउट ऑफ 25 लाना मुश्किल होता है। बैलेंस पेपर बनाना नहीं आ पा रहा है, क्या बताएं, क्या करें, अब हम ही लोग बनाने लगे पेपर। चलिए शुरू करते हैं आगे। हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जो कि ईस्ट से वेस्ट इसमें
ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने कहा ऐसा कुछ है, ठीक है, हम बना लेते हैं इसको ऐसा, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, हम अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारी राइट एंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, जो फिंगर कर लूंगी वो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो ये ऐसे कुछ घूम रही होंगी, ऐसे ऊपर से जाकर नीचे, ऐसे नहीं ऊपर जाकर नीचे जा रही होंगी। उसने कहा जस्ट बिलो बताओ व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जब हम ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो ईस्ट का मतलब इधर से देख रहे हैं, ये वेस्ट हो गई, ईस्ट से देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये देखो हम ऐसे देख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, इधर है, यहाँ से करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही होंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे आके ऐसे घूम रही होंगी, तो हमें कुछ ऐसे क्लॉकवाइज नहीं दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन का मतलब ये देखो हमारा ये जो ये है, इसका प्लेन क्या है, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ प्लेन इसका बनेगा, ओके। और इसको ये अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो हम एक मिनट बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ ही प्लेन बन रहा है इसका, ठीक है, और लाइन ऐसे आकर इसको कट कर रही है ऐसे, तो परपेंडिकुलरली इसको कट कभी कर रही है, खत्म हो गया। एंटी क्लॉकवाइज तो ऑप्शन ही खत्म हो गया था, पैरेलल कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई तरीके से पैरेलल होना ही नहीं चाहिए। अगला करते हैं, बेंडिंग ऑफ नहीं, व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है, मतलब कि रियर से डेंसर में जा रहा है, रियर से डेंसर का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जो बेंड होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल से, ऐसे मान लो ये है, ये नॉर्मल है, ये एयर है, ये वाटर है, यहाँ लाइट रे आई, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इसी कहते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। एग्जांपल के तौर पे एक ले लो, जैसे हमने कहा यहाँ डायमंड है, यहाँ पर हमारा एयर है, तो ये नॉर्मल है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये ऐसे चली जाएगी, तो देखो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, इससे दूर भाग गई, तो इसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहेंगे, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसमें पूछा थी कौन सा सही नहीं है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सही है, वी इक्वल यू इक्वल टू वी माइनस एटी ये सही है, समझ गए। ये है वी स्क्वायर, नहीं ये यू स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर होता, तो यही गलत है। ये फॉर्मूला ये याद करो, इस पर हमें लगता है सवाल अब यार आ जाएगा, ये हमारा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ है एक, ये शायद 2018 या 19 में पूछा उसने, हाँ या फिर 21 में पूछा, शायद ऐसा पूछा तो है। उसने पूछा है कि एमीटर वोल्ट मीटर, हम यहाँ तक हमने ये भी बताया कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, इसने सीधा पूछ दिया, बताया था कि जो हमारा एक सीरीज होता है, एक सर्किट होता है, माइनस प्लस, यहाँ पर हमारे एक रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे ऐसे डी यहाँ पर एमीटर लगता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर ऐसे करके कुछ लगता है। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखते हैं, ताकि जो वोल्टेज है वो यहाँ से आए, इधर ना आकर सीधा ऐसा चला जाए। करंट जो एमीटर होता है उसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, जिससे कि इसके अंदर से ऊपर जाए और फिर मीजर कर पाए करंट कितना था। अब ये बताओ करंट ऐसे निकल गया, इस एमीटर के पास में गए नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कितने यूनिट या फिर कितने एम्पियर करंट वहां पर फ्लो हुआ है, तो इसको अंदर से करंट का होना पड़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। वेरी गुड, तो हमारा वोल्ट अच्छा नॉट करेक्ट पूछा, तो हमें क्या ये लो रेजिस्टेंस का नहीं हाई रेजिस्टेंस का होता है, अभी बताया, और एमीटर लो रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और हमारा वोल्टेज मेजर करता है, ये हमारा सीरीज में होता है, करंट मेजर करता है, वही डिट्टो चीजें बोला। उसने पूछा नॉन कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल वो होती हैं जो हमारी खत्म हो जाए, नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो खत्म ना हो, मतलब कि टाइडल एनर्जी, लहरों का आना बंद नहीं होगा, हवाओं का चलना बंद नहीं होगा और सूरज कभी खत्म नहीं होगा, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये हमारे कैसे हैं, हाँ ये हमारे कैसे हैं नॉन कन्वेंशनल का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, देखो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये कोल, ये तो एक दिन खत्म ही हो जाने हैं ना, तो ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये पूछा है 3 रेजिस्टेंस है 1 ओम के, इसका आंसर बताना है। 1 मिनट, ये बच्चे ने 1 ओम लगाया क्या भाई, अरे भाई देखो आर 1/r इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम लगाया ना, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 3/1 और 1 ये इक्विवेलेंट है, तो उल्टा कर देंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3। और इससे भी बढ़िया भी देखो ऊपर ने तो बताया था, क्या बताया, जब भी सेम इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या किया जाता है, बस आर पैरेलल निकालना होता है तो r/n कर देते हैं, तो बस वही करना, वही करो ना। यहाँ पर क्या पूछा उसने, इक्वल रेजिस्टेंस है, हाँ कितने हैं, r करो कितने हैं 3 है, 3 लग दो r/3, r कितना है 1 है तो 1/3। और ये भी बताया कि जब सीरीज रेजिस्टेंस होती है तो हमारी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा आंसर आता है सीरीज में, और पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा आंसर आता है इक्विवेलेंट का आंसर। याद कर लो, इको हमारी क्यों होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की वजह से होती है, और यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। कैसे यूनिफॉर्म का मतलब जो हमारी वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी ही होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो हो नहीं रही। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है हमारी स्पीड इक्वल चल रही है, मतलब अभी 15 थी बाद में 15 हो गई,
अभी भी 15 थी, बाद में 15, अब 15 माइनस 15 अपॉन में टाइम कुछ भी रही है तो जीरो हो गया ना बाबू भैया, ये जीरो हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस सॉरी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि ये आपको कितने क्वेश्चन है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सेकेंड 25 सवाल इसने पूछे हैं, किससे, 25 सवाल पूछे हैं फिजिक्स से, और बाकी 25 में आपकी केमिस्ट्री एंड बायो की। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी केमिस्ट्री एंड बायो करा दी जाएगी। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं और आपने चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड भी किया है, हमने अच्छे से आपको समझाया है। अगर कोई भी सॉल्यूशन में आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब यार भाई, अगर आपको अच्छा लगा वो सॉल्यूशन तो शेयर कर देना, अब आपका कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है, शेयर कर देना, एटलीस्ट आई डिजर्व शेयर एंड लाइक। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि कोई डाउट आ रहा है तो आप इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं कि आंसर की कब आई है, मार्क्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, या फिर कोई नया चेंज हुआ है, कोई भी नई वैकेंसी आई, ये आपको एनडीए और सीडीएस से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं और सबसे जल्दी आपको अपडेट देने की कोशिश रहती है। चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लो भाई, आगे साइंस में आपको बायो और केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, मिलते हैं।